चुड़ैल दादी के 10 बच्चे। रात में कुछ 9-10 साल के बच्चे घर के बाहर आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। रवि की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते वो एक गड्ढे में गिर जाता है और कहता है, अरे कोई मुझे बचाओ, पिंकी, राहुल, रोहित, सोनम, मुझे बचाओ। अरे रवि गिर गया, चलो जल्दी से उसे बचाते हैं। पिंकी की बात सुनकर वो 8 बच्चों का ग्रुप रवि को बचाने के लिए लग जाता है। एक रस्सी के सहारे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर उन 9 बच्चों में से 2 बच्चे और गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे अब क्या होगा? श्रेया, बॉबी भी रवि के साथ गड्ढे में गिर गया। अगर हम सबके मम्मी पापा को पता चला तो कभी खेलने नहीं देंगे हमें एक साथ। क्या करें, कैसे बचाएं? अरे पिंकी, सोनम, रोहित, हमें कोई तो बाहर निकालो, यहाँ बहुत डर लग रहा है अंधेरे में। श्रेया रोते हुए इतना कहती है कि एक चुड़ैल बुढ़िया अपने जादू से उन बच्चों को गड्ढे से बाहर निकालती है। तभी तीनों बच्चे हवा में उड़ते हुए जमीन पर उतरते हैं। यह देखकर वो 10 के 10 बच्चे हैरान हो जाते हैं। हैला, तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे? किसने बचाया तुम्हें? पता नहीं यार, अपन खुद शॉक्ड है। हैरानी वाली कोई बात नहीं है बच्चों, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। चुड़ैल दादी, आपने बचाया हमें। थैंक यू चुड़ैल दादी, आप नहीं होते तो हम उस गड्ढे में ही रहते। अरे बच्चों, तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? नहीं दादी, आपने तो हमारे दोस्तों की जान बचाई। आप बहुत अच्छी चुड़ैल दादी हो। तुम भी ना बच्चों। ओके, अब से मैं तुम्हारी चुड़ैल दादी हूँ। आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सारे बच्चे चुड़ैल दादी की कुर्सी के पास कहानी सुनने एक खाली जगह पर बैठ जाते हैं। दादी, आप चुड़ैल कैसे बन गई? यही वाली कहानी सुना दो ना। ठीक है, सब बच्चे आराम से बैठ जाओ, मैं यही कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने बेटे गौरव के साथ अकेली रहा करती थी। फिर एक दिन मेरा बेटा अपनी पसंद से मोना से शादी करके आ गया। तो मैंने बोला, अरे गौरव बेटा, तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली बेटा। तो क्या हुआ माँ? क्या मुझे अपनी पसंद से शादी करने का हक नहीं है? और अब तो करके आ गया ना, तो पता चल गया। हाँ बेटा, तेरी बात सही है, पर मैंने तेरी शादी के बहुत अरमान देखे थे। माँ, अपने अरमानों को साइड में रखो और अब अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाओ। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी कलश लाई। ये बोलकर सरोज अंदर से कलश ले आती है, फिर उसकी आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाती है। वो आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाती है, पर दोनों बिना आशीर्वाद लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। ये बात सरोज को बहुत अटपटी लगती है। अगले दिन दोनों सोए हुए थे, तभी सरोज उनके कमरे के बाहर जाकर खटखटाती है। मोना बहू, अरे ओ मोना बहू, उठ जाओ, सुबह का वक्त हो गया है। आज तुम्हारी पहली रसोई है और आरती भी तो करनी है। अरे क्या है इस बुढ़िया को? बेबी, मैं ये सब नहीं कर सकती। यार, तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ थोड़ा एडजस्ट करो, बाद में तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अरे बेटा, जाग जाओ। आई माँ जी। ये कहने के बाद मोना तैयार होकर आरती करती है। उसके बाद पहली रसोई में खीर बनाती है, वो भी जली हुई। तभी सरोज खाकर कहती है, अरे बहू, तूने ये कैसी खीर बनाई है? सारी जला दी ना बेटा, ध्यान से करती। अरे माँ जी, मैंने इतनी मेहनत से पहली बार कोई खीर बनाई है, उसमें भी आपने मेरी कमी निकाल दी। अरे माँ, आपने क्यों डांटा उसे? एक तो बेचारी ने कितनी मुश्किल से खीर बनाई, उसे इन सब की आदत नहीं है। अरे बेटा, इसमें इतने नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, मैं ही खाना बना लिया करूंगी। अगले दिन सरोज बाजार से आकर खाना बनाती है। तभी उसके पैरों में बहुत तेज दर्द होता है और वो कहती है, बहू, अरे बहू, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो गया है, जरा मुझे कमरे तक पहुंचा दे। बुढ़िया को तो 2 पल का चैन नहीं है, अब कमरे तक छोड़ने जाओ। मोना उससे चिढ़कर कमरे तक छोड़ देती है। अरे बहू, कहाँ जा रही है? जरा मेरे पैर में बाम तो लगा देती। बस बच्चों, बहुत रात हो गई है, बाकी की कहानी कल सुनाऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढते हुए आ गए तो उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी ना। पर चुड़ैल दादी, हमें जानना था आपकी बहू ने आपके पैरों की मालिश की या नहीं। बेटा, कल तुम इसी समय मुझे यहीं मिलना। सारे बच्चे, मैं तुम्हें आगे की कहानी तब सुनाऊंगी। ठीक है दादी, हम सारे बच्चे कल आएंगे और आपसे कहानी सुनेंगे। अभी हम चलते हैं। गुड नाइट चुड़ैल दादी। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। ये सुनकर बच्चे अपने घर जाकर सो जाते हैं।
अगली रात सारे बच्चे घर से छुपकर इकट्ठा होते हैं और चुड़ैल दादी के पास आकर उनसे गले लग जाते हैं। आ गए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, आप आगे की कहानी बताओ ना। क्या आपकी बहू ने आपकी सेवा की, आपके मालिश की पैरों की? हाँ बताती हूँ, सुनो। क्या क्या कहा माँ जी आपने? आपके पैरों में बाम लगा दो? आपके मट्टी जैसे पैरों को छूकर मेरे तो हाथ ही गंदे हो जाएंगे। सॉरी माँ जी, मैं नहीं लगा सकती, आप खुद ही कर लो। ये बोलकर मोना चली जाती है। ये सुनकर सरोज को बहुत दुख होता है कि उसकी बहू उसका जरा सा काम भी नहीं करती। साथ ही दिन पर दिन वो उसे अपने इशारों पर नचाती, घर का सारा काम सरोज से करवाती। और दुख की बात तो ये थी कि सरोज गौरव को ये सब बात बता देती है। तभी गौरव उससे कहता है, तो क्या हो गया, अब क्या छोटी छोटी बातों पर उसे सुनाओगी? अगर आप थोड़ा इस उम्र में घर का काम कर लोगी तो आपकी हड्डियों में जान आ जाएगी। और मेरी बीवी की चुगली करना बंद कीजिए, मुझे पसंद नहीं है ये। पर बेटा, तुझे थोड़ा तो बहू को समझाना चाहिए ना। समझने की कोशिश आप करो। सरोज की बात का गौरव के कान पर कुछ भी असर नहीं होता, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। वहीं मोना नौकरों की तरह सरोज से काम कराती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी दवाई खत्म हो जाती है। बेटा, जरा मेरी दवाई ले आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या करोगी अब आप और दवाई खाकर? एक दिन तो मर ही जाना है। खैर मोना, जल्दी से प्रॉपर्टी पेपर लेकर आओ। ये ले बुढ़िया, इस प्रॉपर्टी पर अपनी साइन कर। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों ये मुझसे कैसे बातें कर रही हो? गौरव, तू तो मेरा बेटा है, तू भी। कोई बेटा बेटा नहीं हूं मैं तेरा। बुढ़िया, मेरे बाप की दूसरी शादी से तू इस घर में आई और तब से तू मेरे लिए सौतेली माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जल्दी से इस प्रॉपर्टी पर साइन कर ताकि ये मेरे नाम हो जाए। गौरव, ये तेरे साथ तेरी बहन का भी है, तू अकेले ये नहीं ले सकता। साइन कर बुढ़िया। नहीं करूंगी। गौरव की बात से इनकार करने पर मोना एक पिलो से उसका जबरदस्ती मुंह बंद कर देती है, जिसके बाद वो दम तोड़ देती है और सरोज के अंगूठे का छाप उससे प्रॉपर्टी पर ले लेते हैं। अरे वाह, आखिर ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो ही गई। अब तो हमारा ही राज होगा। कुछ देर बाद ही सरोज चुड़ैल बनकर कहती है, तुम दोनों ने मुझे मारकर और मुझ पर अत्याचार करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। इस चीज की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने बहू बेटों को मार देती है और वो प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देती है। बस उसके बाद मैं यहाँ आ गई और तुम सबकी जान बचाई। दादी, आपके बहू बेटे बहुत गंदे थे, और क्या ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं बेटा, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। इसीलिए हमें कभी भी न लालची बनना चाहिए, न बड़ों का निरादर करना चाहिए। चलो बच्चों, लेट हो रहा होगा, सोने जाओ अब। ये कहने के बाद चुड़ैल दादी गायब हो जाती हैं। चुड़ैल की आंधी। दोपहर के 2 बजे औरतें अपने घर से बाहर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। बच्चे खेल रहे थे और आदमी हुक्का जलाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक से तेज धूप काले बादलों में बदल जाती है और तेज आंधी चलने लगती है। ये माहौल देखकर गांव के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, अरे मैया, ये एकदम से मौसम को क्या हो गया? अभी तो साफ बादल थे और ये काली घटा कैसे छा गई? मौसम का रुख बदल रहा है, लगता है तेज आंधी आने वाली है। अरे जल्दी से अपने अपने घर में घुस जाओ। वो आदमी इतना कहता ही है कि तेज आंधी का बवंडर आता है और वो उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर में आंधी में से उस आदमी की लाश बाहर आती है। ऐसा आंधी का बवंडर गांव में और 2-4 जगह आता है और लोगों को मारकर उन्हें फेंक देता है। ये देखकर गांव के लोग काफी दंग रह जाते हैं और अपने घर में छुप कर रहते हैं। 2 दिन बाद फिर एक आंधी का तेज बवंडर आता है। 2 आदमी और एक औरत की लाश बाहर आती है। खूब तेज आंधी चलने के बाद वो चुड़ैल गांव वाले लोगों को कहती है, मार डालूंगी, एक एक को मार डालूंगी। इस आंधी में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये आंधी सबको ले डूबेगी, एक एक इंसान को ले डूबेगी। अरे वाह, मेरे डर से तो सब अपने घर में घुस गए हैं, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। तो अगला शिकार किसे बनाऊं? उसकी ये बात सुनकर ममता निडरता के साथ आगे बढ़ती हुई कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मासूम लोगों की जान लेने पर तुली हुई हो। आखिर हम सब ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है जो इस आंधी में सबको मौतें दे रही हो? मासूम लोग? तुम मासूम लोग नहीं हो। मेरे साथ जो हुआ उसके भागीदार तुम खुद हो। तो ये सब झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा आंधी इस पूरे गांव को उड़ा कर ले जाएगा। अभी भी वक्त है, चली जाओ यहाँ से।
और हाँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग बहुत स्नेह वाले हैं, किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। तूने अपनी चोट चला ली हो तो अब अपनी बकवास बंद कर। तेरे भाषण देने से मैं तुझे या तेरे गाँव वालों को छोड़ नहीं दूंगी, बदला लूंगी। सब मरोगे, आंधी में सब मरोगे। चुड़ैल इतना कहते ही अपनी आंधी के बवंडर में ममता को भी ले डूबती है और उसके शरीर को जख्मी करके फेंक देती है। उसकी ये हालत देखकर उसके माँ बाप बहुत रोते हैं। मजबूर होकर आंधी में बाहर नहीं आते। घंटों बाद जब आंधी थम जाती है तो उसके माता पिता उसकी लाश के पास रो रहे होते हैं, जहाँ गाँव के लोग इकट्ठा होकर कहते हैं, अरे अरे, मार डाला बेचारी को, उसके शरीर पर कितने निशान पड़े हैं, उस चुड़ैल ने बेरहमी के साथ मार डाला। कुछ तो लिहाज शर्म करो, यहाँ मेरी बेटी मर गई और तुम उसके शरीर के निशान गिन रहे हो। अरे थोड़ा तो सोचो, हम बूढ़े माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है। गांव वालों की रखवाली के लिए उसने अपनी जान दे दी। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमने उसे कहा था कि हमारे लिए लड़ ले चुड़ैल से जाकर। अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ी तो इंसानियत रखो। ऐसा ही बोलना है तो चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। खा गई मेरी बच्ची को वो चुड़ैल, आखिर क्या बिगाड़ा था हमने, समझा ही तो रही थी। अरे चुड़ैल के सामने बड़ा इंसाफ की देवी बनने चली थी ना, तो यही हश्र होना था। कुछ घंटों बाद ममता के माता पिता उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। चुड़ैल का कहर थमता नहीं है, वो बार बार आंधी के साथ आती है और लोगों को मार कर चली जाती है। गांव के लोग कुछ इस तरह से लाचार होते हैं कि वो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाते, लेकिन जब भी आंधी आती तो वो अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव के हालात देखकर एक बूढ़ी औरत तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें सब बताकर कहती है, बताइए तांत्रिक बाबा, हम उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि उस चुड़ैल का कहर तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई मासूम लोगों की वह जान ले चुकी है। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। मैंने अपने बेटे को तो गवा दिया, लेकिन अब मैं किसी और के बेटे को नहीं जाने दे सकती। मैडम स्वाहा, आप बेफिक्र रहिए। आपके गांव में उस चुड़ैल का वास अब सिर्फ कुछ ही क्षण के लिए है। बहुत जल्दी ही मैं उसे अपने कब्जे में करके मार डालूंगा। तांत्रिक इतना कहते ही चुड़ैल को घेरे में बुलाने के लिए मंत्रोच्चारण करता है। विवश होकर भी चुड़ैल को उसके बनाए हुए घेरे में आना पड़ता है। चुड़ैल आंधी की तरह आती है, जिस वजह वहाँ सब उथल पुथल हो जाता है और तांत्रिक कहता है, ओम ईम क्लीम चामुंडाय विचे नमः, ओम शांति नमः, ओम फट स्वाहा। बता क्या है तेरा राज? क्यों तू आंधी की तरह आती है और लोगों को मार कर चली जाती है? बता अपना सच। नहीं बताऊंगी मैं दाढ़ी वाले तांत्रिक। ऐसे नहीं बताएगी, मैं भी तुझे देखता हूँ अभी। तांत्रिक इतना कहते ही मंत्र से उसे छड़ी मारता है, जिसके बाद वो मजबूर होकर बताती है, सब बताती हूँ। 6-7 महीने पहले की बात है। मैं श्वेता एक लकड़हारी थी जो लकड़ियाँ काट कर उसे बेचा करती थी। वह अपने घर में उपयोग भी करती थी। हर शाम को पेड़ पर से लकड़ी काट कर लाती थी। ऐसे ही एक शाम को मैं कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर चढ़कर टहनी काट रही थी। उस समय बहुत तेज आंधी चल रही थी। अरे ये क्या, मैं तो अभी आई हूँ और लकड़ी भी नहीं काटी और आंधी आने लग गई। अब क्या करूँ? श्वेता ये कहकर भी आंधी तूफान में लकड़ी काटती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद इतनी तेज आंधी आती है कि वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है, जिस वजह से श्वेता का पैर फिसल जाता है और उसका सिर एक बड़े से पत्थर पर लगता है। अपनी मदद के लिए श्वेता लोगों को बहुत पुकारती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा बहुत खून निकल गया। ये कैसी आंधी है जो मुझे इतनी तकलीफ दे रही है, कोई दिख भी नहीं रहा। ये कहकर वो उसी क्षण अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद वो हमेशा चुड़ैल बनकर आंधी के साथ आती है और लोगों को मारती है। उसी के बाद से मैं चुड़ैल बनकर लोगों को मारने लग गई। नफरत है मुझे इन लोगों से। मैंने मरते वक्त इन लोगों को खूब पुकारा, लेकिन उस आंधी में मेरी किसी ने मदद नहीं की। भले ही कोई गांव का आदमी तुम्हें बचाने नहीं आया, लेकिन उस समय इतने तेज तूफान में कोई कैसे तुम्हारी मदद करने आ सकता था? अपनी ये झूठी बकवास बंद करो। जिसे मदद करनी होती है वह कर देता है। मैं छोड़ूंगी नहीं, एक एक करके पूरे गांव को उजाड़ कर रख दूंगी अपनी आंधी से। वो तो तू तब करेगी जब तू यहाँ रहेगी। तुझे मैं लोगों के ऊपर खतरा मंडराने नहीं दूंगा। तुझे ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर तांत्रिक चुड़ैल पर मंत्रोच्चारण की विधि करता है।
जिसके बाद उसे एक कठोर मंत्र से बोतल में हमेशा के लिए कैद कर लेता है और उस बोतल को नाव के द्वारा ले जाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक देता है और गांव वाले लोगों के पास आकर कहता है, अब आप डरिए मत, चिंता वाली अब कोई बात नहीं है। उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मैंने इस गांव से दूर कर दिया है। कूलर चलाना मना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जो इस गांव में कूलर चलाएगा मैं उसे जिंदा मार दूंगी। चुड़ैल खुद से बात कर रही थी कि तभी उसके कानों में कूलर चलाने की आवाज आती है। वो चुड़ैल एक झटके से अपनी गर्दन पीछे मोड़ती है, जहां वो देखती है कि एक भीमा नाम के आदमी के घर में कूलर चल रहा है। ये देखकर वो बोलती है, मेरे बोलने के बाद भी ये कूलर चला रहा है। कोई बात नहीं, ये ज्यादा देर तक अब जिंदा नहीं रहेगा। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए कूलर के अंदर घुस जाती है और उस कूलर में से ठंडी हवा देने की जगह धीरे धीरे आग के छींटे फेंकने लगती है। उस आग के थोड़े से छींटे भीमा के 3 साल के बच्चे राज के ऊपर चले जाते हैं। राज का पैर जल जाता है और वो खूब जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर भीमा उठकर अपने बेटे की तरफ देखता है, जहां उसका पैर जला हुआ होता है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को उठाता है। रानी देखो, हमारे बेटे राज का पैर जला हुआ है और अचानक ही हमारे कूलर से ठंडी हवा आने की जगह आग के जैसी हवा क्यों आ रही है? पता नहीं भीमा, आखिर हमारे इस कूलर में से इतनी गर्म हवा क्यों आ रही है। एक बार आप इसका मोटर चेक कर लीजिए, क्या पता इसका मोटर खराब हो गया हो। रानी की बात सुनकर भीमा कूलर के पास जैसे ही जाता है, वैसे उस कूलर में से 2 हाथ निकलते हैं और भीमा को कूलर के अंदर खींच लेते हैं। ये देखकर रानी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे आवाज लगाते हुए कूलर की तरफ बढ़ती है। भीमा जी, आप कूलर के अंदर कैसे जा सकते हैं? रानी ये बात बोल ही रही थी कि तभी उस कूलर में से एक भयानक चुड़ैल निकलती है और कूलर में हवा की जगह आग निकलना शुरू हो जाती है। इस तरह अब भीमा के घर में आग लग जाती है। सभी गांव वाले उस घर की आग की लपटों को देख अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और उसकी आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीमा के घर में सिलेंडर होने की वजह से वो आग सिलेंडर तक पहुंच गई, जिस वजह से सिलेंडर फट गया और इस तरह भीमा, रानी और राज तीनों की ही एक भयानक मौत हो गई। ये सब देखकर गाँव का रोहन नाम का एक आदमी अपने गाँव वालों से बोलता है, अरे हमने तो पहले इस गांव में बोर्ड लगा रखा है कूलर चलाना मना है, लेकिन फिर भी इन गवारों ने कूलर चलाया। देख लिया कूलर चलाने का नतीजा, वो चुड़ैल आकर इन्हें भी मार गई। गांव वालों, अगर तुम सभी को अपनी जान प्यारी है तो तुम लोग कभी भी कूलर खरीद कर मत लाना। अगर तुम कूलर खरीद कर लाओगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा जो इन परिवारों का हुआ है। हाँ रोहन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें अपनी जान बचानी चाहिए, इसलिए हम सभी लोग आज के बाद अपने घरों में क्या बल्कि इस गांव में कूलर ही नहीं चलाएंगे। उस दिन के बाद से कोई भी अपने घर में कूलर नहीं चलाता। इस तरह अब उस गांव में उस चुड़ैल का आतंक कम हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जैसे दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, उसी तरह मौत को कोई भी नहीं रोक सकता। एक दिन शहर से सोहित अपने माँ, बाबा, अपनी पत्नी प्रिया और अपने लड़के विनय के साथ उस गाँव में आता है। उस गाँव में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। इस गर्मी को देख विनय अपने पिता सोहित से बोलता है, पिताजी, यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है, मैं तो यहाँ पर रह नहीं सकता। या तो आप यहाँ पर कूलर लेकर आओ या यहाँ से चलिए। अरे मेरे बच्चे, मेरा काम यहाँ शिफ्ट हुआ है, अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात को ही कूलर ले आता हूँ, तब तो तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी ना। सोहित की बात से विनय सहमत हो जाता है और रात के समय सोहित अपने घर में कूलर लेकर आता है। कूलर आने की खुशी में वो पूरे गांव में लड्डू बांटने लगता है। उसको लड्डू बांटता हुआ देख रोहन उससे पूछता है, अरे भैया, तुम ये लड्डू क्यों बांट रहे हो? मैं आज कूलर लेकर आया हूँ और इसकी खुशी में यूं इस तरह लड्डू बांटकर मना रहा हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम कूलर लेकर क्यों आए? तुमने कूलर चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो वापस आ गई है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सोहित उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे पागल समझकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। इस तरह वो अपने घर में जाता है और कूलर चलाकर सो जाता है। रात के 2 बज रहे थे। उस कूलर में से एक धीमी आवाज आती है, कूलर चलाना मना है, कूलर को बंद करो। आवाज बार बार रिपीट हो रही थी,
लेकिन सोहित और उसकी फैमिली उस आवाज पर ध्यान नहीं देती और उस आवाज को इग्नोर करके सो जाते हैं कि तभी एक बार वो आवाज फिर से आती है। कूलर चलाना मना है, कूलर चलाना मना है। आवाज से विनय की आंखें खुल जाती है और वो आवाज का पीछा करते हुए कूलर के पास जाता है और अपने कानों को कूलर के पास लाता है तो उसे एक बार फिर आवाज आती है, लेकिन इस बार वो आवाज धीरे नहीं बल्कि चिल्ला कर आती है। कूलर चलाना मना है, मैंने कहा ना कूलर चलाना मना है, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। तुम लोगों ने कूलर चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। विनय वो आवाज सुनकर पीछे की तरफ गिर जाता है और उस आवाज से उसके घर में सभी लोग उठकर विनय के पास आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस कूलर में से एक भयानक चुड़ैल निकल रही है। उस चुड़ैल को देखकर सोहित बोलता है, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला कूलर चलाना मना है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दिया है। अब तुम अपनी मौत का मंजर अपनी आँखों से देखोगे। इतना कहकर वो चुड़ैल कूलर में से आग फेंकने लगती है और उस आग में विनय के दादा दादी झुलसकर मर जाते हैं। ये देखकर विनय, सोहित और विनय की माँ प्रिया खूब तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज को सुनकर गांव वाले उनके दरवाजे पर आते हैं। वो उनके दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका दरवाजा नहीं खोल पाते, जिसके बाद वो खिड़की में से सोहित के घर में हो रहे कारनामे का मंजर देखते हैं। आखिर तुम यहाँ पर हमें क्यों मार रही हो? क्यों तुम यहाँ पर इंसानों को कूलर चलाने से मना करती हो? तुझे सच जानना है ना तो सुन। कुछ साल पहले की बात है। मैं इसी गांव में एक गरीब औरत थी। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं खुद के घर में एक लाइट जला सकूं, पंखा या कूलर तो दूर की बात है। मैं गर्मी में झुलसते हुए इधर उधर भटक रही थी। मैं इन गाँव वालों के घर में थोड़ी देर के लिए अंदर क्या जाती, ये गाँव वाले मुझे धक्के मारकर निकाल देते। गर्मी की वजह से मैं धीरे धीरे सड़ने लगी और इस तरह सड़कर मेरी मौत हो गई। मैं सड़कर मर तो गई, लेकिन मैंने कसम खा ली कि मैं गर्मी से मरी हूँ तो मैं इन गांव वालों को भी सुकून से ठंडी हवा नहीं खाने दूंगी। एक तरफ तो चुड़ैल अपनी कहानी बताती है तो वहीं दूसरी तरफ गांव वाले को अब इसकी मौत के पीछे का राज पता चल गया। ये देखकर रोहन अपने गांव वालों से बोलता है, ये औरत गर्मी के कारण मरी है। इस कूलर के अंदर अगर हमने बर्फ डाल दिया तो शायद इसको ठंडक पहुंच जाएगी और शायद ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए हमें इसको ठंडक पहुंचानी ही होगी। एक तरफ तो चुड़ैल उनके परिवार वालों को मारने वाली होती है तो वहीं दूसरी तरफ रोहन खूब सारी बर्फ की सिल्ली लेकर आता है और कूलर के अंदर डाल देता है। इस तरह चुड़ैल धीरे धीरे जमने लगती है और जमते हुए बोलती है, तुम लोगों ने इस कूलर के अंदर बर्फ डालकर अच्छा नहीं किया। तुम लोग मुझे जमा कर यहाँ कैद तो कर रहे हो, लेकिन जिस दिन मैं इस कैद से छूटी उस दिन सबसे पहले इस गांव का सर्वनाश करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल जम जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उस कूलर में कैद हो जाती है। ये देखकर सोहित बोलता है, रोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज इस चुड़ैल से मेरे परिवार वालों को बचा लिया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई जान दे तो उसे पागल नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसकी बातों पर सोच विचार करना चाहिए। आगे से तुम ऐसा ही करना। इतना कहकर रोहन और गांव वाले सोहित के घर से चले जाते हैं और सोहित भी अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर उस घर को खाली कर वापस अपने शहर चले जाता है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। चुड़ैल का इंतकाम। टेक इट इजी राहुल, बस हो गया। निवेदिता, इसे मैं हैंडल करता हूँ। तुम जाकर वार्ड नंबर 5 के पेशेंट को इंजेक्शन दे दो। ओके डॉक्टर। अस्पताल का वेटिंग एरिया एकदम खाली था। जैसे ही हॉल में टंगी घड़ी की तीनों सुई 12 पर पहुंचती है, टक टक की आवाज गूंज उठती है। उफ, इस आवाज ने तो मुझे डरा ही दिया। कॉरिडोर के चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अस्पताल के चारों ओर घने काले बादलों ने जमावाड़ा लगा रखा था। साथ ही चमगादड़ की बड़ी सेना चीख चीख कर कोहराम मचा रही थी। पेड़ जोर शोर से डोल रहे थे। ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? वो सब कुछ नजरअंदाज करके चलने लगती है कि अचानक एक जली हुई चुड़ैल न जाने कहां से प्रकट होकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। वो तेजी से पीछे पलटती है, तभी चुड़ैल छत से चिपक जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
तभी अस्पताल की खिड़कियां जोर शोर से खड़कने लगती हैं और बत्तियां जलने बुझने के साथ माहौल एकदम डरावना हो जाता है। डर के मारे निवेदिता की अंतड़ियां अंदर ही अंदर सूखने लगती हैं। कौन कौन है यहाँ? अचानक एक डरावनी आवाज उसके इर्द गिर्द गूंजने लगती है। वो माथे से पसीना पोंछती है कि चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, अपनी जान की सलामती चाहती है तो भाग जा यहाँ से। चुड़ैल बचाओ, हेल्प मी, अरे अस्पताल में चुड़ैल घुस आई है, बचाओ। बंद कर गला फाड़ना, जिंदगी से प्यार नहीं है क्या जो एक चुड़ैल से मुंहजोरी कर रही है? भाग जा वरना मारी जाएगी। मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। नर्स फुर्ती से उठकर अस्पताल से भाग निकलती है। नहीं छोड़ूंगी, मरेगा वो, मरेगा। अब ये चुड़ैल अपना इंतकाम लेकर रहेगी। आखिर कौन है ये चुड़ैल जो अस्पताल में हाहाकार मचा रही है? जानने के लिए कहानी में बने रहिए। ये कहानी है शहर से दूर बसे मालवा गांव की, जहां कोई भी अस्पताल नहीं था। पर एक रोज, लीजिए सरपंच जी, मिठाई खाइए। यह मिठाई किस खुशी में है आखिर? सरपंच जी, एक तो सालों बाद सरकार की नजर हमारे मालवा गांव पर पड़ी, तब जाकर यहाँ संजीवनी अस्पताल की नींव पड़ी और हमारी बेला की उस अस्पताल में नर्स की नौकरी लगी है। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। बिना माँ बाप के भी इसने हमेशा से ही इस गांव का नाम रोशन किया है। सरपंच काका, माँ बाबा के जाने के बाद आप सभी लोगों ने तो मुझे पाला पोसा। आज बेला का अस्पताल में पहला दिन है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर अनिकेत से होती है। हेलो मिस बेला, वेलकम टू संजीवनी हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर अनिकेत। अस्पताल के ओपनिंग के पहले दिन से ही डॉक्टर अनिकेत बेला की खूबसूरती का कायल हो जाता है। नीली आंखें, सफेद दूधिया रंग, लंबे बाल उसके रूप में चार चांद लगा रहे थे। समय गुजरता गया और दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। फिर एक रोज डॉक्टर एक कॉरिडोर में उसे हक करता है। कौन है? मेरे अलावा हो भी कौन सकता है मेरी गुलजार। अनिकेत, क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तो देख लेने दो, प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं। कुछ ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। फिर एक रोज बेला का फोन आता है। बेला, जल्दी से बेसमेंट में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस वक्त क्यों? रात के 10 बज रहे हैं अनिकेत। अभी नहीं, मैं पेशेंट्स का चेकअप कर रही हूँ, फिर उन्हें मेडिसिन भी देनी है। वो सब मुझे नहीं पता, अगले 2 मिनट में तुम यहाँ आ रही हो। अचानक अस्पताल के बाहर घनघोर बरसात शुरू हो जाती है और बेला चोरी छिपे आकर कहती है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अनिकेत उसको अपनी तरफ खींच लेता है कि बेला उसको झकझोरते हुए कहती है, अनिकेत, ये ठीक नहीं है। प्यार करने वालों के बीच में ये आम बात है। अनिकेत, हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है। तुम संजीवनी हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर हो और मैं कहाँ छोटी मोटी नर्स। बेला, मैं तुमसे शादी करूंगा, यकीन करो मेरा। ये सुनकर बेला की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है, जिसके बाद दोनों तमाम दायरों को मिटाकर एक हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद बेला को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, पर किसे पता था कि शादी मौत में बदलने वाली है। गांव में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। दुल्हन के जोड़े में बैठी बेला कहती है, अनिकेत, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो दौड़ते हुए अनिकेत के घर आती है, पर वहां ताला लगा होता है। लगता है अनिकेत अस्पताल में है। वो अस्पताल पहुंचती है, जहां अनिकेत केबिन में लेटा होता है। अनिकेत, मैं कब से वहाँ मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किसने कहा था मेरा इंतजार करने को? हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ, बेला अनिकेत का कॉलर पकड़कर कहती है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया, नीच कमीने? एक सीनियर डॉक्टर का कॉलर पकड़ने की बदतमीजी मत करो जाने मन, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। कह दो कि ये झूठ है अनिकेत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रिलैक्स, इतना पैनिक मत हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेडिसिन खाओ और अपने पेट में पल रही पाप से छुटकारा पाओ। झूठे, मक्कार, फरेबी, तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं पूरे अस्पताल को चीख चीख कर तुम्हारी करतूत बता दूंगी। बौखलाया डॉक्टर केबिन की ड्रॉ में पड़े इंजेक्शन को उसकी गर्दन की नस पर बेरहमी से मारकर कहता है, ओह नो, ये तो मर गई। अगर इसकी शक्ल पहचान में आ गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या करूं?
फिर वो उसकी लाश को घसीटकर हॉस्पिटल की लैब में लाकर उसके चेहरे को एसिड से जलाकर कहता है, अब तुम्हारा चेहरा कोई नहीं पहचानेगा। गुड बाय स्वीट हार्ट। डॉक्टर, आज तू जान से जाएगा। आ रही हूँ मैं तेरी मौत बनकर। चुड़ैल अस्पताल के सभी कमरों को खोल खोल कर डॉक्टर को खोजने लगती है। कहाँ छुप कर बैठा है ये डॉक्टर आखिर? चुड़ैल सर्जरी रूम में पहुंचती है जहां स्ट्रेचर पर एक मरीज लेटा हुआ था। अच्छा, तो तू यहाँ है डॉक्टर? नर्स, जल्दी से इंजेक्शन पास करो, चुड़ैल खूंखार आवाज के साथ कहती है। ये लो डॉक्टर, इंजेक्शन। डॉक्टर की नजर चुड़ैल के अध जले हाथों पर जाती है जो खून से सने हुए थे। चुड़ैल, बचाओ बचाओ। वो ऑपरेशन थिएटर से निकलकर भागने लगता है कि चुड़ैल उसको आगे से घेर कर कहती है, भागने की इतनी भी क्या जल्दी है? चुड़ैल अपनी शैतानी शक्ति से डॉक्टर को स्ट्रेचर पर सवार करके उसको लिए भागने लगती है। डॉक्टर चीखते हुए कहता है, बचाओ, गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। अचानक एक वार्ड बॉय चुड़ैल को ललकारते हुए कहता है, रुक जा शैतानी चुड़ैल, क्यों मचा रही है ये आतंक? मैं कहता हूँ छोड़ दे साहब को, वरना जान से जाएगी। अब तू मुझे रोकेगा, मामूली से इंसान? मुझे सिर्फ इससे अपना इंतकाम लेना है। तू मेरे बीच में मत पड़, वरना खामखा मारा जाएगा। चुड़ैल अपने हाथों को बढ़ाकर उसे झन्नाटेदार करंट लगाकर कहती है, ये तो सिर्फ मामूली सा डेमो था। अगर तूने अभी मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। वार्ड बॉय दौड़ते हुए गांव से लोगों की मदद लेकर अस्पताल पहुंचता है। सरपंच जी, यही है वो दानव चुड़ैल जो अस्पताल में दहशत मचा रही है। अरे बेरहम चुड़ैल, ये अस्पताल हम गरीब गांव वालों का एकमात्र सहारा है, क्यों भगदड़ मचा रखा है यहाँ? चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आकर दोबारा चुड़ैल बन जाती है। अरे ये तो हमारी बेला है। सरपंच काका, इस नीच डॉक्टर ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर मेरा फायदा उठाकर मौत के घाट उतार दिया। आज मैं इसे मार डालूंगी। रुक जा बिटिया, तू इस दरिंदे के खून से अपने हाथ मत रंग, इसकी सजा कानून इसे देगा। डॉक्टर उनको बातों में उलझा हुआ देख भागने लगता है। तभी चुड़ैल हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोचते हुए जमीन पर पटक कर कहती है, मुझसे बचकर कहाँ भाग रहा था तू? सरपंच जी, इसने मेरी लाश को बेसमेंट के खाने में छुपाया है। सभी जन उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस तहकीकात के द्वारा बेला की खोखली जली लाश को खोजने में सफल हो जाती है, जिसके बाद अदालत उसे ताउम्र कारावास की सजा सुनाती है। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, अब जिंदगी भर तू यहीं सड़ेगा। और इस तरह चुड़ैल की भटकती आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब कभी भी संजीवनी अस्पताल में किसी मरीज को आधी रात मदद की जरूरत पड़ती तो वो चुड़ैल नर्स के रूप में आकर उनकी देख रेख किया करती थी। भूतिया डिनर। रात के समय रोहित, विराट, निशा नाइट आउट के लिए सुनसान सड़कों पर निकले थे। भूख लगने पर आगे जाकर एक पुराने से ढाबे पर रुकते हैं जहां दो लोग हाथ ताप रहे थे। ये देखकर तीनों ढाबे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सुनिए, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल आप आइए, आपको बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा यहाँ पर। वैसे मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्या बता सकते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है? हाँ, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सारे मेन्यू बताता हूँ। तीनों उन दोनों की बात सुनकर ढाबे में चले जाते हैं और वो आदमी कमलेश कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं तीनों के लिए बेस्ट खाना लेकर आता हूँ। अंदर वो औरत चंपा, जो कि एक चुड़ैल थी, वो एक बड़े से पतीले में एक करछी से उसे चलाकर कहती है, अजी देखिए तो, ये मुंडी और उंगलियों की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, क्या खुशबू आ रही है। आहा, जरा आप चखेंगे? चखाओ चखाओ। ये खाने के बाद वो डरावना भूत कहता है, वाह स्वादिष्ट बनाया मेरी चंपा रानी चुड़ैल, अब ये खाना मैं उन्हें भी खिलाकर आता हूँ। अगर उन्होंने ये खाना नहीं खाया तो आप जानते हैं ना हमें क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मेरी चंपा रानी, उनकी भी बोटियां बोटियां करके इसी तरह तुमसे सब्जी बनवाऊंगा। अरे भैया, कितनी देर में खाना लाओगे? यहाँ पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं, जरा जल्दी लाओ ना।
हाँ जल्दी लाइए, बहुत तेज की भूख लगी है। वो इस तरह मियाँ बीवी इंसानी रूप में उनके सामने जाकर खाना परोसते हैं, जो कि एक प्लेट में खून, हड्डियां, कटा सिर और कटी उंगलियां होती हैं। उन्हें देखकर कमलेश कहता है, माफ कीजिए, आपको ज्यादा देर इंतजार करवाना पड़ा। आपका खाना यहाँ है, खाइए पेट भरकर। खून? ये क्या मजाक है? हमने खाना मांगा है और आप हमें ये कटा सिर, हड्डी, खून, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हैं। आपका दिमाग तो ठीक है? ये क्या बदतमीजी है, हम यहाँ खाना नहीं खा सकते। खाने में तो यही है और यही खाना भी पड़ेगा। अगर तुमने नहीं खाया तो भी तुम्हें जबरदस्ती ये खिलाकर ही रहेंगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत? अरे राम रे, ये तो हम किसी भूत और चुड़ैल के पास खाना खाने आ गए। ये दोनों तो भूत हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम चुड़ैल और भूत हैं। और अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ये खाना खत्म करो। पर ये तो इंसानी मांस है, हम इसे नहीं खा सकते। ये तुम्हारा खाना है, खाना नहीं खाओगे तो मरोगे। अब बताओ, खाओगे या मरोगे? भूत और चुड़ैल दोनों उनकी तरफ बढ़ते हैं और कटा सिर लेकर निशा के मुंह की तरफ करते हैं। वो डरकर उस कटे सिर को फेंक देती है, तभी रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। विराट, रोहित, कुछ करो, यहाँ से चलो। रवि चुड़ैल उसके बाल पकड़कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इतने लजीज खाने को नीचे फेंक दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। वो चुड़ैल ऐसा कहकर निशा को जबरदस्ती खून पिलाती है, तभी निशा फेंक देती है। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो 2-4 चांटे निशा के मारती है। ये देखकर विराट और रोहन चिल्लाने लगते हैं। तभी भूत दोनों को मारकर जबरदस्ती मांस हड्डी खिला देते हैं और मांस थूकने पर उन दोनों को जान से मार डालते हैं। अपने दोनों दोस्त को देखकर निशा बहुत रोती है। मार डाला तुम दोनों ने, मार डाला इनको। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ये सिला दिया? हमें मजा आता है तुम लोगों को परेशान करके। जो भी यहाँ आएगा उसे भूतिया डिनर तो करना ही पड़ेगा। तेरा रोना धोना और बर्दाश्त नहीं होता, तू भी अब अपने दोस्तों के पास पहुंच जा। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल निशा को जमीन पर पटक पटक कर मार डालती है। अगले दिन भूत और चुड़ैल उनके ढाबे पर एक लड़का लड़की को आता देख ढाबे का भूतिया माहौल से रोमांटिक माहौल कर देता है, जिसे देखकर शुभम कहता है, अरे बेबी, मैं तुम्हें ऐसे ही डिनर पर ले जाना चाहता था और यहाँ तो पहले से ही सब किया कराया मिल गया। कैंडल लाइट, डिनर, डेकोरेशन, कितना सुंदर सजा रखा है ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक्सक्यूज मी आंटी, आप जल्दी से हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आइए। हाँ, जो भी आपके ढाबे का बेस्ट हो वो आप ले आइए। जी अभी लाया। ये लोग जानते नहीं है यहाँ का बेस्ट डिनर सिर्फ कटी मुंडी, हड्डियां, खून और शरीर के टुकड़े का है। चुड़ैल और भूत इसी तरह उनके सामने जाते हैं और जब वो भूतिया खाना कटे सिर, खून, उंगलियों को देखते हैं तो डर जाते हैं और कहते हैं, ये तो कटी मुंडी, खून और शरीर के टुकड़े हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ? चलिए अच्छा सा खाना लेकर आइए। हाँ प्लीज ले आइए। तुम दोनों ने ही कहा था इस ढाबे का जो बेस्ट खाना हो उसे लेकर आओ, तो मैं बस यही लेकर आया हूँ। ये कटी हुई मुंडी, लजीज खून वाली ये उंगलियां, ये पुरानी हड्डी, ये मांस के टुकड़े, अरे इन्हें खाओ, यहाँ का स्पेशल है। ये बोलते ही वो भूत भी अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ का माहौल भी डरावना हो जाता है। दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं कि दरवाजा बंद हो जाता है। अब तो तुम्हें ये खाना ही होगा, आओ हमारे साथ भूतिया डिनर करो। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई है जो हम यहाँ आ गए। हाँ प्लीज, हाँ, हमें बख्श दो, जाने दो हमें।
नहीं, अब हम तुम्हें ये सब खिलाकर ही रहेंगे। जैसे ही चुड़ैल और भूत दोनों को जबरदस्ती मांस और वो खून खिलाने पिलाने लगते हैं तो शुभम डर कर कहता है, देखो तुम्हारे जरूर साथ किसी ने गलत किया होगा, उसकी सजा हमें मत दो। मैं जानना चाहता हूँ तुम ऐसा हमेशा से तो नहीं होगे। ये बात सुनते ही वो भूत और चुड़ैल अपनी बीती बातों में चले जाते हैं, जहाँ वो इसी ढाबे में बावर्ची का काम करते थे। ऐसे ही एक दिन उनके पास दो गुंडे जैसे दिखने वाले हाथ में बोरी लिए आकर कहते हैं, सुनो, ये बोरी थामो और इसमें कुछ जानवरों का मांस है, जरा उनका कीमा बनाकर लाओ, हम वही खाएंगे। जल्दी करो, तुम्हें पैसे देंगे, हमें ढाबे का खाना नहीं खाना। पैसों की बात सुनकर मालिक दोनों को उनके मांस का खाना बनाने को बोलता है। जैसे ही दोनों रसोई में जाकर उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। तभी वो ये बोरी उन दोनों गुंडों को मुंह पर मारते हैं और कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के टुकड़े, और हम इसका खाना कैसे बना सकते हैं? हाँ, दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। खाना तो बनाना पड़ेगा ही, हम आदमखोर हैं और हम इंसान का मांस खाते हैं। दोनों उन आदमखोर की बात सुनकर मना कर देते हैं। तभी वो जबरदस्ती कर उन दोनों को मार डालता है, जिसके बाद चंपा और कमलेश चुड़ैल और भूत बन जाते हैं और कहते हैं, इसने हमें मार डाला, अब हम लोगों को मारकर उनके टुकड़े उनको ही खिलाएंगे। हाँ चंपा रानी, अब से ये ढाबा सबको भूतिया डिनर करवाएगा। इसी के बाद दोनों ने बीती बातों से बाहर आते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। चंपा, मुझे एहसास हो गया है, हमें मासूम लोगों को मारने की जगह उस दरिंदे को ही मारना चाहिए जिसने हमें मारा था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जाने अनजाने हम वही कर रहे थे जो हम मरते वक्त नहीं करना चाहते थे। ये बोलते ही दोनों उन आदमखोरों को ढूंढकर मार डालते हैं और अपना बदला पूरा करने के बाद इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं।